हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ एल्गोरिदम्स। ग्राफ एल्गोरिदम्स में आज जो हम चीज़ें देखेंगे वो उसकी रिप्रेजेंटेशंस, फिर दो मेन एल्गोरिदम्स, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च आज के हमारे टॉपिक में शामिल हैं। अगर हम ग्राफ की डेफिनेशन में जाएं तो हमारे पास ग्राफ जो हैं वो सेट होते हैं नोड्स का और एजेस का। नोड्स हमारे पास क्या हैं या वर्टिसेस हमारे पास क्या हैं? जो हमारे पास कोई डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास नोड्स या वर्टिसेस हम इनको कहेंगे। इनका दूसरे नोड्स के साथ रिलेशनशिप या लिंक जो है उनको हम एजेस बोलते हैं। तो ग्राफ जो है वो हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, वो इन दो क्वांटिटीज का कलेक्शन होता है। वर्टिसेस और एजेस मींस डेटा पॉइंट्स और डेटा पॉइंट्स के दरमियान में लिंकेज, ये दोनों मिलके हमारे पास एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड आउट करते हैं। तो हम ग्राफ को के दो हिस्से जो हमने किए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। एक है हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस जो उसके अंदर डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, और दूसरे एजेस जो उन डेटा पॉइंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप या लिंकेज मौजूद है, उसको हम एजेस के नाम से देंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं तो हम देखते हैं ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैप्स बनाने में, मुख्तलिफ स्केजुअल्स बनाने में, कंप्यूटर नेटवर्क्स के उसके वर्टिसेस हो गए और उसके दरमियान में वायरिंग जो उनके दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो एजेस के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरीके से यही काम सर्किट्स और हाइपर टेक्स्ट वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट या वेब पेजेस के अंदर हम किस तरीके से कहते हैं कि वेब पेज जो है वो हमारे पास डाटा पॉइंट या वर्टिसेस मौजूद है, नोड्स हैं, और उनके दरमियान में हाइपर लिंक्स जो हैं जो एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, वो हमारे पास एजिस का काम करते हैं, लिंक्स का काम करते हैं। तो हर डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं डेटा साइंसेस के अंदर और उनको हम नेट ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस मैप्स के अंदर क्या होता है, सिटीज जो हैं वो हमारे पास नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं, और उनके दरम्यान में रोड्स जो हैं उनको हम एजेस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफ हमारे पास दो किस्म के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं हमारे पास? जिनके अंदर जब एरो जो है वो हमारे पास वन वे हो, यूनि डायरेक्शनल जो है वो हमारे पास हो, मींस के एक नोड से दूसरे नोड पे तो जाया जा सकता है उस लिंक के थ्रू, लेकिन उस पे वापस नहीं मूव किया जा सकता। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक अकाउंट जो है, एक यूजर अकाउंट जो है वो हमारे पास वर्टिसेस मौजूद है, और वो अगर फॉलो रिलेशनशिप बनाता है दूसरे यूजर अकाउंट के साथ, वो जस्ट उसको फॉलो कर रहा है उस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड लिंक बनेंगे। और अगर सारे ग्राफ के अंदर सिर्फ डायरेक्टेड लिंक है तो वो ग्राफ जो होगा डायरेक्टेड ग्राफ होगा। अनडायरेक्टेड हमारे पास किस तरीके से हो जाएंगे, अगर मैं उसी एग्जांपल बनाऊं सोशल मीडिया के अंदर, तो अगर फ्रेंडशिप लिंक ऐड किया जाता है दो यूजर अकाउंट्स के दरमियान में, तो इट मींस दोनों एक दूसरे को लिंक आउट कर रहे हैं। तो लिंक जो होगा वो बोथ डायरेक्शन में यूज होगा। तो सोशल मीडिया के एग्जांपल से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज यूनी डायरेक्शनल या डायरेक्टेड लिंक और अनडायरेक्टेड लिंक। कि अगर सिर्फ फॉलो कर रहा है एक दूसरे अकाउंट को, दैट विल बी अ डायरेक्टेड वन, और अगर फ्रेंडशिप में है तो इट मींस इट इज बाई डायरेक्शनल। तब उसके अंदर जब ग्राफ बनाया जा रहा है उसमें एरो जो है वो शो नहीं किया जा रहा। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डिग्री का।
डिग्रीज क्या होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर? डिग्री रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ एजेस जो है वो एक नोड के ऊपर रिसीव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस नोड 6 के ऊपर हम बात करें, इसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है? जितने इसके पास नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, इसके पास एक है। और अगर हम इस डिग्री कैलकुलेट करना चाहें 4 नोड की, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं? तो इसके पास नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं 2। और इस तरह नोड 2 की कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 0। अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल नहीं होते, एजेस जो है वो डायरेक्टेड होते हैं, तो हम डिग्री को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री हमारे पास क्या होगा? जितने नंबर ऑफ एजेस जो है वो रिसीव हो रहे हैं, डायरेक्टेड एजेस रिसीव हो रहे हैं, और आउट डिग्री कितने नंबर ऑफ एजेस आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नोड 6 की अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन डिग्री कितनी है? कोई भी एज इस पास रिसीव नहीं हो रहा, तो इसकी इन डिग्री 0 है। और आउट डिग्री, इधर से एक एज जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसकी आउट डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी। सेम हम बाकी सारे नोड्स का उसको कर सकते हैं। और एक इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास वो है एडजेसेंट नोड का। एडजेसेंट नोड हम किसको कहेंगे? जो उसके नेबर में मौजूद है, और नेबर में होने से क्या मुराद है कि वहां पे उस नोड से वी नोड इज एडजेसेंट टू यू, कि वी जो है वो नेबर में मौजूद है यू के, अगर देयर इज एन एज जो कि यू टू वी मूव कर रहा है। अगर एक एज मौजूद है v से u की तरफ, तब हम कह सकते हैं कि v जो है वो एडजेसेंट है u के। लेकिन ये ध्यान में रहे, ये डायरेक्टेड है, तो ये वन वे हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम हाँ अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट बोथ वे में अप्लाई हो जाएगा। v इज एडजेसेंट टू u एंड u इज एडजेसेंट टू v, अगर जो है एक एज मौजूद है u टू v के अंदर मौजूद। और वो क्यों, किस बेस पे हुआ? वो इसी की डेफिनेशन की बेस के ऊपर अप्लाई हो गया। अब ट्री और ग्राफ में क्या फर्क है? ग्राफ देखे हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टेड ग्राफ्स और डिसकनेक्टेड ग्राफ्स का। अगर हम इन दो पोर्शन को देखें दोनों के अंदर, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक पूरा गैप, ये पूरा एक अलग हिस्सा है, और ये एक अलग हिस्सा ग्राफ के अंदर बन सकता है। सेम इसके अंदर हमारे पास 3 हिस्से बन सकते हैं। ये 3 पोर्शन बन सकते हैं। ये एक पोर्शन या ये एक पोर्शन जो है, इसमें तमाम नोड्स जो हैं वो दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। यानी एक से हम चलें तो हम किसी दूसरे तक पहुंच सकते हैं। और लेकिन इससे बाहर इस पोर्शन से हम इन नोड्स तक नहीं पहुंच सकते। सेम यहाँ सेंट्रल वाले से इधर तक नहीं पहुंच सकते, और ना इधर, जैसे ये 2 है तो 2 से इन बाकी नोड्स तक हम नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक कंसेप्ट आ रहा है कि ये डिसकनेक्टेड नोड हैं फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। क्या बात हुई कि हमारे पास डिसकनेक्शन है ग्राफ के अंदर, और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? कि अगर हम किसी एक नोड से स्टार्ट करें और किसी भी तरह दूसरा नोड तक नहीं पहुंच सकते, तो हम कहते हैं ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड है। ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड है। अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे 6 to 5 तक हम जा सकते हैं इस पोर्शन के अंदर, या इस पोर्शन के अंदर हम जा सकते हैं 6 to 5 के अंदर। अब यहाँ सिर्फ एक ही एज के थ्रू हम जा सकते हैं, इस एज के थ्रू हम इधर की बात करें तो इस एज को निकाल दें, इस एज को निकाल दें तो डिस्कनेक्शन आ जाती है इन दो के दरमियान में भी। तो ऐसा एज जिसको निकाल देने से जिसको निकाल देने से डिस्कनेक्शन आ जाए,
उसको हम कहते हैं ब्रिज एज। ब्रिज एज, ब्रिज एज को अगर आप निकाल देंगे तो डिस्कनेक्शन आ जाती है। ग्राफ की एक प्रॉपर्टी है, ये है कि उसमें ऐसे एजेस भी मौजूद होते हैं जो ब्रिज नहीं होते, कि अगर हम उनको निकाल दें, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ की हम बात करें, इस पोर्शन में मैं इस एज को निकाल दूं, फिर भी मैं 1 to 3 to 4 तक पहुंच सकता हूं। 1 से 4 में पहुंचना था, इस एज को मैंने निकाल दी तो भी मैं 1 से स्टार्ट होके 4 तक पहुंच सकता हूं। इसका मतलब है ये जो नोड था, ये ब्रिज एज मौजूद नहीं था, इसको निकालने से डिस्कनेक्शन नहीं आई। ये ब्रिज एज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? एनीवन? ठीक हो गया। ब्रिज एज वो एज है जिनको अगर हम निकाल दें तो डिस्कनेक्शन क्रिएट हो जाती है। और ट्री वो ग्राफ है जिसमें हर एज जो है वो ब्रिज एज होता है, कि उसका कोई एज भी निकालें, कोई एज भी निकाल दें तो डिस्कनेक्शन लाजमी क्रिएट हो जाती है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, ब्रिज एज कौन से एज होते हैं जिनको अगर हम निकालें तो डिस्कनेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये 6 to 5 तक एक एज आ रहा है, या एक इसको हम स्मॉल ग्राफ हम अगर कहें, तो अगर इसमें से हम निकाल दें इस एज को तो 5 और 6 अलग हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, किसी और एज के थ्रू हम यहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो ट्री वो स्पेशल ग्राफ होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ अ ग्राफ होते हैं जिनमें हर एज जो है वो ब्रिज एज होता है। जो अभी पहले बात की गई कि ग्राफ के अंदर फाइनाइट केसेस आ सकते हैं, फाइनाइट केसेस से क्या मुराद था कि हम मुख्तलिफ तरह से लूप में घूम सकते हैं, कि 1 से 3, 3 से 4, फिर वापस 1, फिर इस तरीके से हम रोटेट आउट कर सकते हैं। तो हाँ, ये कॉन्टिन्यूसली हम इसके अंदर मूव कर सकते हैं। ट्री में हम सिर्फ एक पॉइंट तक मूव करेंगे, उसके बाद हमें उसी रास्ते से वापस जाना है, हम रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास लूप्स नहीं बनेंगी। और लूप्स क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हर एज जो है वो एक ब्रिज एज होता है, और ब्रिज एज की खासियत ये है कि अगर उसे आप निकाल दें तो डिस्कनेक्शन पैदा हो जाती है। ग्राफ में हम में से अगर हम ब्रिज एज निकाल दें, नॉन ब्रिज एज निकाल दें, तो उसमें डिस्कनेक्शन होना लाजमी नहीं है। क्यों? उसका हर एज जो है वो ब्रिज एज की शर्त नहीं रखता। हाँ, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब ग्राफ जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो चुका होगा, कि उसके सारे एज जो है वो ब्रिज हो चुके होंगे, तब ग्राफ और ट्री दोनों एक जैसे हो चुके होंगे। तो ट्री क्या हमारे पास आया? नंबर 1 तो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो ए साइक्लिक, यानी उसके अंदर दोबारा साइकिल जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। फिर हम उसमें कुछ एडिशनल शर्तें भी लगा सकते हैं कि वो अनडायरेक्टेड भी होना चाहिए, कि हमारे पास वो एक ही डायरेक्शन से मूव ना करो, बोथ वे दोनों जो है वो कनेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथडोलॉजीज होती हैं। जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो एडजेंसी लिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं, दूसरा एडजेंसी मैट्रिक्स भी हम यूज करते हैं। एडजेंसी लिस्ट को पहले हम देखते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत आसान है। ये हमारे सामने एक ग्राफ मौजूद है, मैंने ग्राफ हर नोड के अगेंस्ट एक बकेट बनाई हुई है। उस बकेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक लिस्ट
जनरेट कर रहा हूं। ध्यान में रखें जैसे हमने बकेट सॉर्टिंग के लिए किया था या हैशिंग के अंदर किया था, सेम उसी तरीके से कंसेप्ट लेके आने की कोशिश करें। और उसमें हम क्या राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास नोड 1 है तो वो जितने नोड्स के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल 1 कनेक्टेड है 2 एंड 5 के साथ, तो 2 एंड 5 उसकी एडजेंसी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। नोड 1 की लिस्ट में 2 एंड 5 उसके नेबर्स के तौर पे कनेक्ट हो जाएंगे। 2 कनेक्टेड किस किस से है, वो 1 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है और 3 से भी मौजूद है। 1 से भी कनेक्टेड, 5 से भी कनेक्टेड, 3 से भी कनेक्टेड और 4 से भी कनेक्टेड हो गया। नोड 3 जो है वो 2 एंड 4 से कनेक्टेड है। नोड 4 जो है वो किससे 1, 2 एंड 4 से कनेक्टेड है। सॉरी, नोड 5 जो है 1, 2 एंड 4 से कनेक्टेड है। 1, 2 एंड 4 के साथ उसको हमने कनेक्ट किया उसकी लिस्ट के अंदर, ये सारे ऐड कर दिए। 4 जो है वो 3, 2 एंड 5 के साथ, 3, 2 एंड 5 जो है वो इसकी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो ये भी एक तरीकाकार है पूरे ग्राफ को डाटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने का कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथोडोलॉजी है एडजेंसी मैट्रिक्स का। बेसिक कोर्सेज में हम एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो कवर करते हैं क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसान हो जाता है। एडजेंसी मैट्रिक्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पे भी हमारे पास ग्राफ में लिंक मौजूद हैं वहां हमने 2D मैट्रिक्स के अंदर उस जगह को कलर आउट कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ टोटल 9 नोड्स मौजूद हो सकते हैं, मैं सारे बना लेता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्टेड लिंक को शो कर रहा है। क्या नोड 1 नोड 2 की तरफ एक लिंक है, नोड 1 से एक 1, 3 की तरफ एक लिंक है। इसी तरीके से नोड 1 से 8 की तरफ एक लिंक है और नोड 1 से 9 की तरफ का लिंक है। सेम हम देखें तो नोड 2 से 4 एंड 5 की तरफ लिंक है। नोड 3 का 6 और 7 के तक लिंक है। उसके बाद नोड 7 का 4 के साथ लिंक है। नोड 7 का 4 के साथ लिंक है। नोड 8 का 5 के साथ लिंक है। और नोड 9 का 6 के साथ लिंक है। तो अगर हमारे पास ये एडजेंसी मैट्रिक्स गिवन हो तो सिर्फ हम उसके पॉइंट्स जो कलर्ड हमारे पास मौजूद हैं उसके थ्रू हम पूरा ग्राफ जो है राइट डाउन कर सकते हैं। और सेम हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्राफ गिवन हो तो उससे दोबारा मैट्रिक्स भी जो है वो पूरी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मेरे पास नोड 2 से 1 की तरफ ग्राफ जा रहा है, हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और नोड 2 से 8 की तरफ जा रहा है तो यहाँ कलर आउट कर सकते हैं या लिंक 1 ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम पूरा मैट्रिक्स जो है वो फिलअप कर सकते हैं। जी क्लियर हुई है चीज आपको कि ग्राफ को कंप्यूटर में अगर आपने राइट डाउन करना है तो हम उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर किस किस्म का बना रहे हैं, और उसका बनाते वक्त हम या तो एडजेंसी लिस्ट बना सकते हैं या एडजेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं।
क्लियर हुआ आपको? एनीवन? एनीवन? क्लियर है सर। ठीक हो गया। अब हम एक सिंपल सा एल्गोरिदम देख लेते हैं कि अगर हमें नोड जो है वो ऐड करना हो इस मैट्रिक्स के अंदर, या इस ग्राफ के अंदर हमने एक नया एज जो है वो डालना हो, तो वो कितना आसान होगा या मुश्किल होगा हमारे लिए बनाते वक्त। क्या हम कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट जो है एल्गोरिदम का वो तो मैट्रिक्स हो जाए? सही है, हमारे पास इनपुट पे हमारे पास मैट्रिक्स है और गिवन वर्टिसेस मौजूद हैं कि वर्टेक्स एक्स और वाई हमारे पास मौजूद हो। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 और 2 हमारे पास मौजूद हो। हमने कहना है कि इसके अंदर एच जो है वो ऐड किया जाए, और वो कहाँ ऐड होगा? मैट्रिक्स के अंदर ऐड होगा। तो इसको हम बहुत सिंपल अंदाज में ऐड कर सकते हैं। कौन बताना पसंद करेगा कि ग्राफ के अंदर हम ऐड करें तो कैसे ऐड होगा? जी समामा। 5 से नोड 2 पे एक एज ऐड करना है, कितनी देर लगेगी और क्या करना पड़ेगा मुझे एज ऐड करने में? सर अगर हमारे पास आई और जे मैट्रिक है ना, वो भी इक्वल टू 1 हो और जे आई मैट्रिक भी इक्वल टू 1 हो। जे आई मैट्रिक 1 हो, इक्वल टू 1 हो, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स जैसे आई जे है ना, मतलब कि इसकी डायगोनल जैसे ये 5 5 है, ये इक्वल टू 1 हो। एक तरफ से भी हम देखें और दूसरी तरफ से भी देखें तो इक्वल टू 1 हो, तो तब हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये दोबारा गौर से देखें, पीछे मैंने जो अभी मेंशन किया था, जैसे यहाँ पे एक एज है, मैं कह रहा हूँ 2 to 1, तो मैट्रिक्स में मैं क्या करूं? 2 वाली रो उठाऊंगा, कॉलम नंबर 1 उठाऊंगा और उस पॉइंट के ऊपर एज जो है वो ऐड कर दूंगा। अगर सेम इसी तरह जो अगली बात हम कर रहे थे, एक नया ऐड करना है जो इस समय मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 से मैंने 6 पे एज ऐड करना है, तो मैं क्या करूं? 2 वाली रो उठाऊंगा, 6 कॉलम उठाऊंगा और उस पे एज जो है वो ऐड कर दूंगा। यही चीज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एज नंबर मुझे मालूम है 5 है, 5 से स्टार्ट होना है और 2 पे मैंने ऐड करना है। तो सिंपली मुझे क्या चाहिए? रो नंबर। रो नंबर यहाँ पे मेरे पास से 5 है, एज नंबर कॉलम नंबर मेरे पास उसके लिए कौन सा होना चाहिए? 2। तो ये इधर से मैं 2 उठाऊं, तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या करना है? एक वैल्यू, एक एंट्री जो है यहाँ पे ऐड कर देनी है, तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो एंटर हो जाएगी। और इसको देखते हुए कितनी देर लगेगी? कौन बताना पसंद करेगा? 2D मैट्रिक्स में से एक एंट्री को चेक करने में कितनी देर लगती है? n स्क्वायर। n स्क्वायर। आपको n एलिमेंट देखने के बाद मैट्रिक्स में एक जगह मिलती है। अगर आपके पास रो नंबर और कॉलम नंबर भी मालूम हो, सर अगर रो और कॉलम मालूम हो तो फिर तो ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 में बिल्कुल सही है। क्यों? आपको इनपुट पे वर्टेक्स एक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्टेक्स वाई भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब वो आपने सिर्फ उसका रो नंबर कॉलम नंबर प्रोवाइड करना है
और वहां पे सिर्फ चेक कर लिया कि अगर पहले तो वहां कोई मौजूद नहीं है, अगर पहले से मौजूद है एज तो कुछ भी ना करें, अगर एज मौजूद नहीं है तो सिंपली वहां पे कलर कर दें या वैल्यू 1 डाल दें, तो हमें मालूम हो जाएगा क्या कि ये इंसर्ट हो गया है एज। और ये काम करने में आपको फिक्स्ड 1 या 2 इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है टोटल। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ये पूरा एल्गोरिदम जो है अकर कर जाएगा। क्लियर है सबको? अब हम दूसरा एक और एल्गोरिदम देख रहे हैं जिसका नाम है बकेट एल्गोरिदम, जो कि बेस है बहुत सारे एल्गोरिदम्स के, जो कि ग्राफ थ्योरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि इनपुट जो है वो हमारे पास एक ग्राफ है, से हमारे पास ये एक ग्राफ है, और आउटपुट से अभी हम डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ एक बकेट होगी जिसको हम यहाँ एक शेडेड कलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडिया इस बकेट एल्गोरिदम का क्या है कि सबसे पहले इस ब्लैंक बकेट के अंदर कोई भी रैंडमली एक वर्टेक्स एक्स जो है वो इसके अंदर ऐड करने से हमने ये ए जो है इस बकेट के अंदर ऐड कर दिया। पहला स्टेप ये हो गया। फिर सेकंड काम क्या किया है इस लाइन के अंदर कि जब तक इस बकेट से एजेस बाहर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इससे 3 एजेस बाहर आ रहे हैं, एक एजेस ये है, एज ये है, दूसरा एज ये है, और तीसरा एज हमारे पास यहाँ 3 एजेस तक मौजूद है। हम ये कह रहे हैं जब तक इस बकेट से एज बाहर आ रहे हैं क्या करें, सिलेक्ट एन एज कनेक्टिंग वर्टेक्स यू इन बी, ये कोई भी यू हो सकता है, जहां हमारे केस में इस वक्त ए है, इन बी टू वी, कोई भी एज जो बकेट में ना हो तो उसको सिलेक्ट कर ले। क्या किया दोबारा कि इधर से आने वाले बकेट में से 3 एज बाहर आ रहे थे, उनमें से कोई एक एज सिलेक्ट किया जो बकेट से बाहर कोई भी वर्टेक्स जो मौजूद है उसके साथ कनेक्टेड है। और फिर क्या करें, उस एज की मदद से, फॉर एग्जांपल इस एज को हमने सेलेक्ट किया, इस एज की मदद से जो बाहर वाला नोड था उसको बकेट के अंदर ले आए। और ये काम करते रहें जब तक बकेट से कोई एज जो है वो बाहर ना जा रहा हो। अभी देखिए इससे अगला स्टेप क्या होगा, अभी कितने एजेस बाहर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 एज जो है इस बकेट से बाहर आ रहे हैं। इनमें से कोई एक एज और सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एज सिलेक्ट करता हूं, इससे नोड एफ जो है वो बाहर मौजूद है, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये इसके बाद शेप बन जाएगी। फिर मैं इसे डी सिलेक्ट कर लेता हूं, अब इधर से बाहर एज आने वाले ये भी मौजूद ऐड शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल है, और ये वाला एज शामिल है। अब इनमें से कोई एक एज सिलेक्ट करके उसकी मदद से दूसरा नया नोड जो बाहर है बकेट से उसको बकेट के अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ले आते हैं तो हमारे पास शेप जो है वो हमारे पास ये पूरा हिस्सा जो है शामिल हो जाएंगे। तो ये सिंपल एल्गोरिदम जो है ये हमारे पास कहलाया जाता है बकेट एल्गोरिदम। इसकी मेथड समझ आ गई आप लोगों को? ये हमें आगे जो हमने मेन एल्गोरिदम पढ़ने हैं उसमें कैसे हेल्प आउट करता है। तो मेन एल्गोरिदम जो हमने देखना है, जो मेन टॉपिक है हमारे पास, वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है कि जो हम बकेट यूज करेंगे, इस्तेमाल करते हैं नोड्स को रखने के लिए, वो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के तौर पे यूज होती है कि जो नोड सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड होगा वो सबसे पहले ही क्यू से बाहर भी जाएगा, यानी उसको विजिट कंप्लीट उसका होना चाहिए। अब विजिट कंप्लीट होने से क्या मुराद है, वापस इसी डायग्राम पे आए। अभी हमने जब बकेट एल्गोरिदम पढ़ा है तो हमने कहा है कि रैंडमली एक एक एज उठाते जाएं, उसकी मदद से नया नोड जो है वो सिलेक्ट करते जाएं।
रैंडमली हमने उसमें से सिलेक्ट करना है। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसमें जो भी नोड पिक किया उसकी मदद से जितने नोड इसके साथ कनेक्टेड हैं उसको एक क्यू के अंदर राइट डाउन कर लिया। से सबसे पहले मैंने ए सिलेक्ट किया है और ए कनेक्टेड है किससे, बी से, के से और एफ से। अब मैंने इस तरतीब में रखा है। अगर तो ए के बाद मैंने जो अब नेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं वो मुझे इस तरतीब से सेलेक्ट करना है कि पहले मैं बी को ऐड करूं, इस तरह से निकाल दूं, बी बाहर आ गया, यानी इस मेन बकेट के अंदर हम इसको कह रहे हैं कि इस बकेट में आ गया जहां पहले ए था। अब इसमें रह गए थे ओरिजिनल के एंड एफ, ये के एंड एफ और बी हमारे पास आ चुका था। अब हमने बी की मदद से कौन कौन से ऐड किए, ए ऑलरेडी हो चुका है, ए विजिटेड हो चुका है, तो अब हमारे पास सी एंड डी जो हैं वो बी की मदद से आ रहे हैं, वो इस लिस्ट के बाद ऐड कर रहे हैं। कौन से हमारे पास, सी एंड डी। अब नेक्स्ट बारी, यानी कि अब हमारे पास बकेट ये बन चुकी है ए एंड बी, जिसमें ये ए और बी विजिट हो गए हैं। और जो नेक्स्ट जिन तक हमारे पास नंबर ऑफ एजेस जा रहे हैं वो नंबर ऑफ एजेस जा रहे हैं के, एफ, सी और डी की तरफ, सी और डी की तरफ। अब जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट करने की जगह क्या करूं, इसमें से जो सबसे पहले आए इस क्यू में उसको मैं सबसे पहले पिक करूं कि इसमें मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है के, तो मैं नेक्स्ट जो है के को यहां से बाहर निकालूं और अब मेरे पास रह गया है एफ, सी एंड डी। और के किन से कनेक्टेड है, के दोबारा कनेक्टेड है सी से और आई से। सी ऑलरेडी मौजूद है, सिंपल आई इसमें ऐड कर दूं एंटिल मैं ये काम सारा करता रहूं जब तक बकेट में से एजेस बाहर ना आ रहे हो। ये मेथडोलॉजी हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर इस्तेमाल की। तो अगर हम इसको देखें एक ट्री के अंदाज में, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले हमने एक नोड पिक किया, उसके जितने नोड्स आए उनको तरतीब से नेट सेट किया, फिर उससे निचले लेवल पे गए, फिर उससे निचले लेवल पे गए, टिल ये हम लास्ट लेवल तक तमाम नोड्स को सर्च आउट करें, या इन बिटवीन हमें आंसर मिल जाए तो आंसर मिलते ही हम वैल्यू रिटर्न बैक कर दें। अब इसमें देखें तो हमारे पास एस नोड से कनेक्टेड हैं डी और ई और पी नोड कनेक्टेड है। तो सबसे पहले एस नोड कनेक्ट हुआ, एस नोड आगे कनेक्टेड हुआ डी के साथ, ये कनेक्ट हुआ ई के साथ और ये कनेक्ट हो गया पी के साथ। अब इनके जितने चिल्ड्रन से वो सारे बकेट में आ गए, बकेट वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा जब दोबारा लेवल में सर्च होंगे तो उसमें वो फर्स्ट तरतीब के साथ पिक आउट होंगे। अब इधर से ए सिलेक्ट हुआ और टिल ये हम मूव करते चले जा रहे हैं। अब इस सारे एल्गोरिदम को हम देखें तो हमारे पास हम काम क्या कर रहे हैं इस एल्गोरिदम के अंदर, हमने एक क्यू रखी हुई जिसमें हम एक एक नोड पिक कर रहे हैं। फिर पिक करने के बाद हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं कि हम उसके हम एडजेसेंट नोड्स को उठाते हैं और हर नोड को क्यू के अंदर दोबारा ऐड कर रहे हैं, क्यू के अंदर दोबारा ऐड करते हैं और फिर जब हम वहां से दोबारा वापस पिक करते हैं ठीक, तो हमारे पास क्यू क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो सबसे पहले एंटर होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी और इस तरह हमने तमाम नोड्स को सर्च आउट करना है। अब हम एक एग्जांपल देख लें इसमें से, मेरे पास ये एग्जांपल है
इसको हम यहां से आते हैं, हमने स्टार्ट करना है से नोड 2। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एडजेंसी मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, जिसे अभी हमने कहा कि हर नोड जो दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है उधर हमने एक एज जो है वो रिप्रेजेंट करके लिख दिया है। इधर हमने को इस एल्गोरिथम के अंदर दो हिस्से बनाए हुए हैं कि नोड जो हैं जो विजिट, और जब विजिट होने के बाद किस एज के थ्रू हमने उसको बकेट के अंदर लेके आया है, उस एज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंट के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने स्टार्ट करना है नोड नंबर से 5 से। नोड नंबर 5 से सिलेक्ट करना है, तो अभी हमने कहा कि ये हमने फिट नहीं किया था, तो हम इसको यहां से हमने सिलेक्ट, नोड नंबर 5 हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां से इसके जितने भी इस रो के अंदर मौजूद हैं उन सबको हमने क्यू कर देना है, उसको बकेट के अंदर ऐड। ये इधर से दो एजेस बकेट से बाहर आ रहे हैं और बकेट के अंदर हमारे पास नोड 5 जो है वो ऐड हो गया है। अब इधर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एज 1 आ रहा है और दूसरा हमारे पास नोड जो है वो 3 आ रहा है। इसको ग्राफ में अगर हम देखें तो 5 से हमारे पास एक एज जा रहा है 1 की तरफ और एक एज जा रहा है 3 की तरफ। तो इधर क्या किया हमने का 1 का पेरेंट जो है वो है 5 और इसी तरीके से 3 का पेरेंट जो है वो है 5। ये हमने राइट डाउन कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, 5 हमारे पास बाहर चला गया। अब 1 पे हमारे पास दो ब्रैकेट के अंदर दो हमारे पास मौजूद थे, तो हमने उनमें से एक उठाया, 1 को हमने उठा लिया। इसको हमने कहा कि ये ट्रू हो गया। अब इसके जितने एजेस आ रहे थे उनको देखना शुरू किया। 2 एंड 3 दोनों को देखा और ये 2 एंड 3 जो है इसके पेरेंट जो है 3 का पहले पेरेंट 5 बना हुआ था। अब जो हमारे पास क्या बन गया, हमने दोबारा देख लिया कि वो उससे ब्रैकेट उसकी मदद से हम 3 को सिलेक्ट करेंगे या 4 को सिलेक्ट करेंगे और 5 को सिलेक्ट करेंगे। अब इधर हमारे पास ये चॉइस आ जाएगी कि हमने इनमें से किसको सिलेक्ट आउट करना है। जो पहले एज को बकेट के अंदर लेके आएगा वो सिलेक्ट होगा। अब क्या हुआ था, 5 जो है वो पहले लेके आया था तो 3 का पेरेंट 5 ही रहा, हमने उसको 1 के साथ रिप्लेस आउट नहीं किया। और सेम स्टेप ये हम बार बार करते रहेंगे फिर हमारे पास तमाम नोड्स जो हैं वो विजिट हो जाएं। जी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को? एनीवन? यस सर। ठीक है। अब वर्स्ट केस में ये एल्गोरिदम कितना चलेगा, कितना चलेगा? जी एनीवन? वर्स्ट केस का मतलब है कि इसने पूरा ग्राफ सर्च आउट किया और इसको एलिमेंट नहीं मिला जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कितनी दफा लूप को चलना पड़ेगा? सर एन टाइम। एन हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है। और एक्चुअली अगर हम ब्रांच वाइज देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक नोड सेलेक्ट हुआ। दूसरी दफा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर यानी एक नोड से कितने दूसरे नोड्स कनेक्टेड हो रहे हैं वो बी हैं, अगर
तो दूसरी दफा बी नोड्स, तीसरी दफा बी स्क्वायर नोड्स, और अगर हमारे पास ये सिलसिला चलता है m तक, m लेवल तक चलता है, तो हमारे पास ये कितने नोड बनते हैं, b पावर m, या हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं d डेप्थ है अगर, तो b पावर d टाइम जाएगा। इसको आसान करना चाहें b पावर d को, तो हम ये कहते हैं क्योंकि उसने हर नोड को चेक करना है, हर नोड चेक होगा, प्लस जितनी भी एजेस गुजर के आई हैं सारी एजेस इसमें चेक हो रही हैं, क्योंकि बकेट एक एक एज को लूप में चेक कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जो मेन हमने यहाँ पे लूप कहा था, हमने कहा था जब तक एजेस नहीं बाहर आ रही, मेन एग्जीक्यूशन जो है वो एजेस के ऊपर जा रहा है, तो ये कितने के बराबर हमारे पास हो जाएगा, नंबर 1 जितने भी वर्टिसेस जा रहे थे और जितनी भी एजेस हमारे पास मौजूद थे। तो ये एक्चुअली हमारे पास ऑर्डर ऑफ v प्लस ई तक पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस जितने नंबर ऑफ एजेस हमारे पास जा रहे थे, और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं v प्लस ई लिखें, या हम इसे दूसरे अंदाज में प्रेजेंट करें कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांच के हिसाब से राइट डाउन करें कि ब्रांच फैक्टर अगर आपके पास b है कि एक नोड 2 और दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है, और ट्री जो पूरा बनेगा इस केस में वो ग्राफ से वो d डेप्थ तक जा रहा है, तो b पावर d ऑर्डर ऑफ b पावर d में लिखेंगे, या ऑर्डर v प्लस e के तौर पे हम इसको राइट डाउन करेंगे। ये हमारे पास हो गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब दूसरा कंसेप्ट इसी से हम चेंज कर रहे हैं, वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च का। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने क्या काम किया, वही बकेट एल्गोरिदम है, लेकिन यहां पे हमने क्या चीज अप्लाई कर दी, क्यू को बदल दिया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इन स्टैक के साथ रिप्लेस आउट कर दे। स्टैक के साथ रिप्लेस आउट करने से पूरा मेथड जो है वो चेंज आउट हो चुका ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जगह डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम जाएं वापस बकेट के अंदर, तो हम किस तरीके से इसको प्रेजेंट करें। अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमने बकेट में से वैल्यूज पिक आउट करनी है, तो जो हमारे पास सबसे लास्ट में एंटर होगा उसको हमने सबसे पहले पिक करना है। से यहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने सबसे पहले ए सिलेक्ट किया, तो ए की मदद से हमारे पास दोबारा वही आ गए बी के एंड एफ। से हमने कहा एफ जो है वो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है ए के बाद, तो हम पहले एफ को अब सिलेक्ट कर लें कि अब नेक्स्ट टाइम एफ बकेट के अंदर आएगा इंस्टेड बी, क्योंकि एफ कह रहे हैं हम सबसे लास्ट में एंटर हुआ है। अब एफ की वजह से क्या होगा, बी के पहले से मौजूद हैं, और एफ की मदद से डी और जी एंटर से डी पहले एंटर होता है, जी उसके बाद में एंटर होता है। तो अब सबसे लास्ट में जो है वो जी एंटर हुआ, तो सबसे पहले यहां से जी को बाहर निकालें और इसको बकेट के अंदर ऐड कर दें। फिर जी बाहर आया, तो जी की मदद से सिर्फ एच ऐड होगा, तो वो फिर दोबारा के डी और एच एंटर हो जाएगा। अब यहां पे देखें तो ये एक तरह से एक पूरी साइड पहले रिपीट हो रही है, अभी ये बाहर ही मौजूद है, हालांकि ये ए की वजह से सबसे पहले शामिल हो गए थे, इस कनेक्ट हो गए थे बकेट के साथ, लेकिन अभी तक इसको हमने क्यू में से बाहर नहीं निकाला। ये क्यू में मौजूद है, लेकिन जो सबसे आखिर में एंटर हो रहा था वो सबसे पहले बाहर निकल रहा है, उसकी मदद से जो ऐड हो रहे थे
वो क्यू को मजीद ऐड करते चले जा रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे दोबारा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब से एस के साथ कनेक्टेड था डी, ई एंड पी, तो हमने ये ऐड कर दिए। फिर ई और पी अभी मौजूद हैं हमारे पास क्यू में, जो कि हमारे पास स्टैक के तौर पे काम हो रही है, उसको हमने बाहर नहीं निकाला। डी हमने कहा सबसे एंड पे मौजूद है, उसके थ्रू हमने मजीद पढ़ना शुरू किया कि हमने राइट डाउन किया पी, ई एंड डी। डी सबसे एंड पे आया है, इसके अंदर हमने राइट डाउन किया ई, सी एंड बी। बी सबसे एंड पे गया है तो इसकी साइड पे। फिर उसके बाद जब वहां से कंप्लीट हो गया, फिर हमने उसकी दूसरी पोर्शन देखना शुरू। तो हम एक साइड जो है वो पहले कंप्लीट कर रहे हैं, देन दूसरी साइड पे जा रहे हैं। इस पॉइंट को देखें कि अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो ट्री फॉर्मेट में होगा, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने यहां एक एक लेवल वाइज सर्चिंग की थी। यहां पे हमारे पास एक लेवल करने की जगह हमने पूरी एक साइड डेप्थ तक गए हैं, बिल्कुल एंड तक गए हैं, फिर वहां से अगले के हमने देखना शुरू किए हैं, टिल हम इस तरीके से रीड आउट करते चले जा रहे हैं। अब इसमें भी एल्गोरिदम के अंदर क्या काम किया जा रहा है कि वही हमने क्या किया कि स्टैक रखा अपने पास। क्यू जो है वो हमारे पास स्टैक के तौर पे यूज हो रही है, और हर स्टैक के अंदर हमने जो वैल्यूज विजिट हो चुकी हैं उनमें से जो सबसे पहले एंटर हुई है उसको पिक की, लास्ट में उसको पिक कर रहे हैं, और ये काम रिपीट बार बार कर रहे हैं कि जो विजिट कर चुके हैं उनको दोबारा ऐड करते चले जा रहे हैं, और पूरी एक डेप्थ जो है वो कवर कर रहे हैं। इस केस में भी हमारे पास ट्री पूरा का पूरा जो है वो हमें कवर करना पड़ रहा है। तो इधर भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जीक्यूट हो रही है वो उतनी ही हो रही है जितनी हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने कहा था कि वर्टिसेस वर्स्ट केस में, ये वर्स्ट केस है कि जब हमें इस पूरे ग्राफ में जिस नोड को हम ढूंढना चाह रहे हैं वो मौजूद ही नहीं है, उस केस में हमारे पास क्या है, ऑर्डर उतना ही v प्लस ई के बराबर, यानी जितने वर्टिसेस थे और जितने एजेस वो हमें सारे के सारे देखने पड़ रहे हैं। अब ये हमें पूरा का पूरा देखना पड़ रहा है, तो ये उसी अंदाज में जितनी ब्रांचिंग फैक्टर है और डेप्थ तक जा रहे हैं, डेप्थ डी तक जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास बी पावर डी तक एग्जीक्यूट होगा। ये सब आप लोगों को